नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं खाद्यान्न फसलों में पहली फसल है जिसका नाम है धान। और धान को पेड़ी, राइस, अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों देखो, भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला खाद्यान्न है वो धान है, या जिसे चावल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगर विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाले खाद्यान्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न गेहूं है दोस्तों। तो आज अपन एक वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके के हिसाब से धान की स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो खेती का तौर तरीका है वैज्ञानिक खेती का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट देखिए आप, इसमें ये आपके सामने धान की फसल का चित्र है। जिन छात्रों ने कभी धान के बारे में पढ़ा नहीं हो या देखा नहीं हो तो ये इस पिक के अंदर आराम से देख सकते हैं कि धान का पौधा इस प्रकार का होता है, लगभग गेहूं से मिलता जुलता होता है। क्योंकि राजस्थान कंडीशन में ज़्यादातर बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में ही धान की पैदावार होती है। तो जैसे जयपुर, सीकर, आने, चूरू, झुंझुनू वाले बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, शायद उन्होंने धान का पौधा कभी देखा नहीं होगा दोस्तों। और धान के जो बीज होते हैं वो इस प्रकार से, चावल ये सब ने देखे हैं, लेकिन पौधे के बारे में किसी ने नहीं देखा। तथा इसके ऊपर जब ये व्हाइट कलर का दाना अंदर से निकलता है तो उसके ऊपर पहले ये हस्क पाई जाती है जो ब्राउन कलर की होती है, चोल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं धान का पौधा आपके सामने है, धान के जो बीज हैं वो आपके सामने हैं दोस्तों। अब अपन एक बॉटनिकल स्टडी के रूप में इसको देखते हैं। तो जो धान है इसका सामान्य नाम किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सामान्य नाम मतलब जनरली किन किन भाषाओं में किन किन नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला स्टेबल फूड ऑफ इंडिया। देखिए, धान को स्टेबल फूड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आपको अगर स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड की बात की जाए कि विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है दोस्तों, तो इसके बारे में उसका आंसर जाएगा आपका क्या? गेहूं। और भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? जिसका नाम है धान, जिसको स्टेबल फूड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। काफी बार कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में चावल के नाम से इनको जाना जाता है, धान को धान के नाम से जाना जाता है, पेड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है, पेड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार धान के अनेक अलग अलग प्रकार के नाम हैं। आगे बात करें इसका बॉटनिकल नेम, तो धान का बॉटनिकल नेम है दोस्तों ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा और सैटाइवा। ओराइजा क्या है? इसका वंश है। सैटाइवा इसकी क्या है? जाति है दोस्तों। ये कौन से फैमिली या कुल से बिलोंग करता है? देखिए दोस्तों, ये ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रेमिनी फैमिली को घास कुल के नाम से भी जाना जाता है या पोएसी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेमिनी फैमिली के नाम है, घास कुल या पोएसी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अपने धान की फैमिली कौन सी है? कौन सी है? ग्रेमिनी या पोएसी। इसी के अंतर्गत आपका गेहूं आता है, बाजरा आता है, जौ आता है, मक्का और ज्वार भी ग्रेमिनी फैमिली के सदस्य हैं दोस्तों। आगे बात करें ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान का मतलब ये होता है कि जिस भी क्रॉप को पहली बार या तो वहां उगते हुए देखा गया हो और या वहां से लाकर उगाया गया हो, वो उसका क्या कहलाता है? ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान के नाम से संबोधित किया जाता है। तो धान का ओरिजिन पैलेस जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया या भारत भी माना जाता है या ब्रह्मा भी माना जाता है। ब्रह्मा का कौन सा? बर्मा या भारत भी माना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, या भारत का जो म्यांमार क्षेत्र है वो भी मानते हैं। ये अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, मानना है इस प्रकार से कि धान का ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो कोई कहता है दक्षिणी पूर्वी एशिया है, कोई कहता है भारत है, कोई कहता है भारत का म्यांमार क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अलग अलग संबोधित किया है। तो आपके 12th की बुक के अकॉर्डिंग दक्षिणी पूर्वी एशिया धान का उत्पत्ति स्थल माना गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन 2n। ये 2n क्या है? ये इसकी गुणसूत्र संख्या के बारे में बात हो रही है दोस्तों। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र आपको पता है हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। तो अगर n बराबर पूछा जाए तो इसमें क्या है? 12 है। n बराबर धान में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 12। और 2n बराबर कितनी है? 24 आगी दोस्तों। इसी प्रकार से 24, और जिसकी 24 गुणसूत्र संख्या है तो वो कौन सा गुणित होगा? वो द्विगुणित होगा दोस्तों। कैसा गुणित होगा? द्विगुणित के नाम से संबोधित किया जाता है। बात करते हैं इसके फ्रूट टाइप की, मतलब इसका फल का प्रकार क्या है? फल का प्रकार,
फल के जहाँ तक प्रकार की बात करें तो सभी जो ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर्स हैं या ग्रेमिनी फैमिली की जो फसलें हैं दोस्तों, उनका सबका कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। फल का प्रकार कैरियोप्सिस के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं इसमें ही नेक्स्ट पुष्पक्रम की, जहाँ तक कि इसका इन्फ्लोरिसेंस होता है, जो पुष्प का लगने का क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो इसका इन्फ्लोरिसेंस पेनिकल के नाम से जाना जाता है। धान का इन्फ्लोरिसेंस पेनिकल के नाम से जाना जाता है। ये मैंने ट्रिपल स्टार इसलिए लगाया इसको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि धान का पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, तो धान का दोस्तों इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पेनिकल के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे पेनिकल, ज्वार का भी पुष्पक्रम कैसा होता है, पेनिकल प्रकार का होता है। अपना आम होता है तो आम का भी पुष्प कैसा होता है, पेनिकल प्रकार का होता है। इसके तने को क्लम्प के नाम से संबोधित किया जाता है। जो धान का स्टेम होता है इसको क्लम्प के नाम से बोला जाता है दोस्तों। आज आगे आके अपन बात करते हैं नेक्स्ट, धान में प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, इसके अंदर ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि धान में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो दोस्तों इसका नाम है ओराइजिन प्रोटीन। कितनी मात्रा में पाया जाता है, 6 से 7% पाया जाता है। आगे बात करते हैं, धान में कुछ मात्रा में वसा भी पाई जाती है दोस्तों, तो कितनी पाई जाती है, 2 से 2.5% वसा की मात्रा पाई जाती है धान में, कि 2.5% फैट पाया जाता है धान में। और आगे अपन बात करने जा रहे हैं, ये तो हो गया इसका इंटरनली कंपोजिशन की बात हो गई, इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चावल से संबंधित कुछ अनुसंधान, कुछ निर्देशालय, कुछ केंद्र हैं जो अपने भारत देश के अंदर भी स्थित हैं, बाहर के अन्य देशों में भी स्थित हैं। तो चावल के ऊपर अनुसंधान कहाँ हो रहा है, इसके ऊपर काम कहाँ हो रहा है, तो इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है, फिलीपींस के अंदर स्थित है। आगे अपन बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, ये कर रहा है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये तो कौन सा था दोस्तों, इंटरनेशनल था, अंतरराष्ट्रीय था। और ये कौन सा है, सेंट्रल, मतलब अपने इंडिया की बात हो रही है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के अंदर स्थित है। कौन सी जगह स्थित है, कटक के अंदर स्थित है। और कटक कहाँ स्थित है, कटक अपने उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, मतलब इसका निर्देशालय कहाँ स्थित है, चावल अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है, तो चावल अनुसंधान निर्देशालय हैदराबाद के अंदर स्थित है। और हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो 3 इसमें अलग अलग क्वेश्चन बन गए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगले बात करें डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां हैदराबाद के अंदर स्थित है। अब दोस्तों कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता है जिसमें अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेंटर कहाँ है इसका, राइस का सेंटर कहाँ है, तो राइस का सेंटर वाराणसी यूपी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, यूपी के अंदर स्थित है। चावल का जो केंद्र है, सेंटर है, वो कहाँ पर है, यूपी के अंदर, जो वाराणसी के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि जितने भी खाद्यान्न होते हैं ज़्यादातर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अपन खाद्यान्न को खाते हैं तो इनसे अपने को क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन सा है, जैसे धान है तो धान में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है 77 to 79% क्वांटिटी में इसमें क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको हर वैल्यू क्या इसमें याद रखनी है, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपके 12th एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा सिलेबस से हटके बता रहा हूँ ये चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि धान को उगाने के लिए सबसे पहले जलवायु की आवश्यक है। तो इसमें आपको पहले महत्व दिया है, तो महत्व के बारे में जहाँ तक बात करें अपन, तो देखो इससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन प्राप्त हो रहा है, वसा प्राप्त हो रही है, साथ साथ में अपने को भूसा प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा था, आर्थिक लाभ इससे प्राप्त हो रहा है चावल से। तो ये तो वही महत्व की बात। आगे बात करते हैं जलवायु की, तो धान को कैसी जलवायु पसंद है, तो दोस्तों धान को देखिए नम तथा उष्ण जलवायु पसंद है, नम व
उष्ण जलवायु पसंद है। मतलब बात करें ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो धान को काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद है। साथ साथ बात करें तो इसको वार्षिक वर्षा, जिन क्षेत्रों के अंदर 200 mm से अधिक वार्षिक वर्षा हो रही है उन क्षेत्रों में भी इनको काफ़ी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा काफ़ी अच्छी है तो उन क्षेत्रों में धान की पैदावार और भी अच्छी ली जा सकती है। तो नम और आर्द्र क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता रहती है। साथ साथ में अपन बात करें तो धान की एक अंकुरण और अच्छे बढ़वार के लिए इसे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसके लिए? अंकुरण और वृद्धि के लिए। अंकुरण और वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। साथ में धान को पकने के लिए बात करी जाए कि धान कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अच्छे से पक जाता है दोस्तों, तो अपन बात करें जहाँ तक 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर धान बहुत अच्छे से क्या हो जाता है? पक जाता है। तो इसी प्रकार से धान को नम उष्ण जलवायु, जो ज़्यादातर दक्षिणी भारत की जलवायु है, उसको ज़्यादा पसंद है। इसके बाद में बात करें 200 mm से अधिक वार्षिक वर्षा या इससे भी अधिक हो तो भी क्या है उसके लिए उपयुक्त रहे। तथा साथ साथ में अच्छा उसको क्या चाहिए? जल निकास चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों मृदा की। तो धान को कैसी मृदा पसंद है? देखिए दोस्तों, आपको इस इमेज में नजर आ रही होगी, ये काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? काली मृदा है, जिसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्ले सोइल के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब धान को काली मटियार मृदा, जो लोमी भी हो सकती है, ऐसी मिट्टी काफ़ी पसंद रहती है दोस्तों। साथ साथ में इस मृदा का पीएच मान 4.5 से 6.5 अगर हो तो धान आसानी से इसमें सर्वाइव कर जाता है। इसका मतलब धान को कैसी मृदा? अम्लीय प्रकृति की मृदा थोड़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब इस मृदा के अंदर क्या होना चाहिए? 4.5 से 6.5 के बीच में पीएच होना चाहिए, जो अम्लीय नेचर की होनी चाहिए। काली मटियार मृदा और लेह युक्त होनी चाहिए, मतलब थोड़ी मतलब लेह टाइप की होनी चाहिए मिट्टी। वो धान को काफ़ी ऐसी मृदाएं पसंद रहती हैं जिस मिट्टी में ऐसे दरारें पड़ जाती हैं सूखने के बाद, ऐसी मृदाएं। आगे बात की जाए, इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी एक बार भरने के बाद में जा नहीं रहा। अपचयन जो क्षेत्र है इसका निर्माण ठीक ठाक होना चाहिए। और साथ में इसकी मिट्टी की क्या होनी चाहिए? गहराई अच्छी खासी होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए मृदा। आगे नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं खेत की तैयारी। धान लगाने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले शुरुआत में इसमें 2 से 1 जुताई तो क्या करनी है आपको? 1 जुताई गहरे मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। मिट्टी पलटने वाले हल से, हल जिसमें ऊपर की मृदा नीचे हो जाए और नीचे की मृदा ऊपर हो जाए, ऐसी जुताई करनी है। आपको फिर दोबारा क्या करना है? 2 से 3 जुताइयां क्या करनी है? देसी हल या कल्टीवेटर की सहायता से करनी है। देसी हल या कल्टीवेटर की सहायता से करनी है। देसी हल या कल्टीवेटर की सहायता से 2 से 3 जुताई के लिए फिर आपको क्या कर लेना है? पाटा लगाकर खेत को बिल्कुल समतल कर लेना है। पाटा लगाना है, आपने पाटा लगाना है और पाटा लगा के आपने क्या कर लिया? समतल कर लिया खेत को। समतल करने के बाद में खेत में अच्छी प्रकार से आप क्या कर देंगे? पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद में 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे तो उसमें उपस्थित जितने भी खरपतवार हो वो उग जाते हैं वापस। जब खरपतवार उग जाते हैं तो उसमें क्या एक बार वापस से कल्टीवेटर चला देते हैं और मिट्टी को लेह युक्त बना देते हैं, जिसमें पौध की रोपाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एक खेत की प्री प्लानिंग तैयारी करनी है। साथ साथ में जब खेत की तैयारी करते हैं आप तो FIM या जो गोबर की खाद होती है वो इसके अंदर ढाल देते हैं पहले से ही। कितनी? देखिए दोस्तों 10 से 15 क्विंटल टन प्रति हेक्टेयर आप गोबर की खाद या FIM का इसमें प्रयोग कर देंगे जब आप खेत की तैयारी करेंगे उसी समय। नेक्स्ट बात करते हैं अपन खेत में सीधी बुआई के लिए। जब आप धान की बुआई कर रहे हो तो बीजों की बुआई 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। एक मतलब सीधी बुआई में कैसे कर सकते हैं? एक तो आप डायरेक्ट धान को छिड़क के खेत में, जिस प्रकार से ये छिड़क रहा है उस प्रकार से आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। और डायरेक्ट बुआई एक आप छिड़क के कर सकते हैं, दूसरा आप पंक्तियों में भी कर सकते हैं। धान को पंक्तियों के अंदर छिड़क कर और फिर बुआई की जा सकती है। तो दोस्तों जैसे ही किसान भाई इसमें छिड़क रहा है वैसे सीधी बुआई करने के लिए आप डायरेक्ट इसमें छिड़क सकते हैं खेत में और फिर इसको खेत को क्या
पानी से भर दिया जाता है। थोड़े दिनों में धान का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोपाई के माध्यम से, मतलब जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी अपने को अवेलेबल रहता है या आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी पर्याप्त व्यवस्था होती है, उन क्षेत्रों में खेत को में मृदा को लेहा युक्त बना लिया जाता है पहले, और फिर खेत में क्या भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। तैयार अपनी जो नर्सरी से पौध लेके आ रहे हैं, उस पौध की नर्सरी को क्या करते हैं, 3 से 4 प्लांट्स को एक साथ ही क्या कर देते हैं, यहाँ पर बुआई कर देते हैं। इस प्रकार से लगाते हैं, सीधा सीधा आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से। तो एक ये है क्या है, रोपाई वाला विधि है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस्मों की। जहाँ तक बात करें कि धान की किस्में कौन कौन सी हैं, तो अपन रोपाई हेतु उन्नत किस्मों की जहाँ तक बात करें तो रोपाई हेतु मतलब डायरेक्ट आप खेत में नहीं लगा रहे, आप नर्सरी से रोपण करके और फिर जब सीडलिंग हो जाती है तैयार, उसको लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए आपके लिए सूटेबल है माई, सुगंधा है, चंबल है, रत्ना है, जया है। जया को जादुई धान के नाम से दोस्तों जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जादुई धान। क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे को कि जादुई धान के नाम से किसे जाना जाता है, जया को, क्योंकि इस वैरायटी ने एक बार एक साथ बहुत अधिक उत्पादन दिया था जिस समय इसको भारत में लॉन्च किया गया था, तो उसे जादुई धान के नाम से जाना जाता है। BK79 है, कस्तूरी है, जिसका कस्तूरी का नाम है IIT 8580। बासमती है, ये बासमती राइस की क्या है, किस्म है दोस्तों। और कावेरी है, बासमती है, माही, सुगंधा, चंबल आदि क्या है इसकी वैरायटियां हैं। आगे बात करते हैं अपन इनकी, ये किस्में सिर्फ रोपाई के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जहाँ तक, तो अगर सीधी बुआई, अगर आपको डायरेक्ट बुआई करनी है, खेत में डायरेक्ट छिटकवा विधि से बुआई करनी है, तो आपको लेना है बाला और पूसा 221 जो वैरायटी है उसको काम में लेना। अब देखिए दोस्तों, जिसके आगे पूसा लगा हुआ है वो वैरायटी आपको मिलेगी IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ से ये किस्म क्या विकसित की गई है, पूसा नई दिल्ली से। तो जिस वैरायटी के आगे पूसा लिखा वो कहाँ से विकसित की गई है, पूसा नई दिल्ली से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस्मों की, अन्य किस्में कौन कौन सी हैं, तो पूसा 33, पूसा 44, गोविंद, साकेत 4, ICR 20, पूसा सुगंध 2, 3, 4, 5, ये ऐसे अलग अलग वैरायटी हैं। तो इन वैरायटियों में से अपनी जलवायु, अपनी मृदा के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबिलिटी वैरायटी बैठती है वो अपन काम में लेते हैं। बात करते हैं उन्नत किस्मों की, तो उन्नत किस्म किसे कहते हैं, वह वैरायटी जो 10 से 15% अधिक उत्पादन दे अन्य किस्मों की तुलना में, उसे उन्नत किस्म के नाम से जाना जाता है, इंप्रूव्ड वैरायटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संकर किस्मों में। तो संकर किस्मों में कौन सी, देखिए जो हाइब्रिड किस्में होती हैं उन्हें कौन कौन सी हाइब्रिड किस्में, जैसे पंत संकर धान। ये पंत जिसके आगे लगा हुआ है, ये जो GB पंत यूनिवर्सिटी है वहाँ से, पंतनगर से क्या है ये विकसित हैं। गोविंद वल्लभ पंत जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से क्या है ये विकसित वैरायटियाँ हैं। और इसके साथ साथ अपन बात करते हैं जैसे कि पूसा राइस हाइब्रिड 10, PRS 10, ये बहुत उपयुक्त वैरायटी है जो PRS 10 है। कहाँ से विकसित है, PRS 10 पूसा नई दिल्ली से क्या है विकसित है। तो इस प्रकार से अपन संकर किस्मों को भी दोस्तों काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीजोपचार की, कि धान का बीजोपचार किस माध्यम से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जब बीज अपन ले रहे हैं बोरे में से, तो उसमें 2% नमक के घोल में डुबोते हैं बीजों को। 2% का आप नमक का सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, बीजों को उपचारित करेंगे। जब इसमें कटे फटे और जो थोते बीज रहेंगे, जो बीज खोखले हो चुके हैं दोस्तों, वो बीज क्या होगा, निकल के और तैर के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद में अपन बीजों को लगातार 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखेंगे, जिससे अंकुरण शीघ्रता से होता है। 12 घंटे तक अगर आप बीजों को मतलब पानी में डुबो के रखोगे तो उसका अंकुरण क्या होगा, सरलता से होगा, अच्छा होगा अंकुरण। साथ साथ में इनको जीवाणु अंगमारी रोग से बचाने के लिए धान को अपन क्या करते हैं, कार्बेंडाजिम घोल से उपचारित करते हैं। उसके लिए एक अपना तरीका है, क्या है, जैसे अपने भारत में FIR विधि प्रचलित है। मतलब पहले बीज को फंजीसाइड से उपचारित करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक के माध्यम से उपचारित करते हैं, फिर राइजोबियम कल्चर या अन्य जो कल्चर है उनके माध्यम से अपन उपचारित करते हैं। तो तीनों क्रम इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार से हैं। अपन क्या करेंगे, पहले कार्बेंडाजिम रसायन के माध्यम से उपचारित कर लेंगे बीजों को, फिर उसको क्या करेंगे, अपना साया में सुखा देंगे। फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा है, उसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, बीजों को उपचारित करेंगे। तो 45 लीटर पानी में अपन क्या करेंगे, इसका घोल बनाकर और फिर बीजों के ऊपर छिड़क देंगे।
फिर अपन क्या करेंगे इसके बाद में एजेलोस्पाइरलम कल्चर या एजेटोबैक्टर का प्रयोग करके और बीजों को और उपचारित कर लेंगे। साथ साथ में अपन उसके बाद में 12 घंटे तक अपन इसको लगातार पानी में भिगो कर रखेंगे दोस्तों। पानी में जब भिगो कर रखते हैं बीजों को तो उससे अंकुरण काफ़ी क्या होता है, अच्छा होता है। तो इस प्रकार से बीजों उपचार करके अपन बुआई करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बुआई का समय। देखिए दोस्तों, धान की बुआई का समय आपको पता है कि धान एक खरीफ ऋतु की फसल है। जब खरीफ ऋतु की फसल है तो आपको ये भी पता है कि खरीफ ऋतु की बुआई जून जुलाई अगस्त तक अपन क्या कर लेते हैं। और ज़्यादातर जब मानसून पीरियड स्टार्ट होता है, मानसून मतलब बारिश कब आती है, वही जून जुलाई के अंतर्गत आती है। जब मानसून पीरियड स्टार्ट होता है तो उसी के साथ साथ अपन क्या कर देते हैं, धान की बुआई कर देते हैं दोस्तों। तो जब धान की बुआई करते हैं अपन तो लगभग मानसून की शुरुआत के अंदर ही कर देते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि इसको बुआई की विधियां कौन कौन सी काम में लेते हैं। तो देखिए, आप एक तो ले सकते हैं बुआई की विधि में खेत में सीधी बुआई विधि। खेत में आप सीधी बुआई कैसे कर सकते हैं, आपको धान लेना है प्रति केजी आपके हिसाब से जितनी आपने सीड रेट डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में सीधा खेत में ले जाकर क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं अपन और फिर की मिट्टी के अंदर उसको अच्छी प्रकार से मिला के और पानी भर देते हैं। ये तो क्या हो गया, सीधी बुआई विधि हो गई। और सीधी बुआई विधि के अंदर भी अपन क्या करते हैं, एक पंक्ति में बुआई करते हैं और एक डायरेक्ट वैसे करते हैं। तो अगर आप पंक्ति के अंदर बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति में जैसे आपको एक रो ये लेनी है, दूसरी रो ये लेनी है। इन दोनों रो के बीच में, दोनों पंक्तियों के बीच में दोस्तों 20 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और अब पौधे से पौधे की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कम से कम 10 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। इस प्रकार अपन पंक्तियों में धान की बुआई करते हैं। आगे बात करते हैं लेह युक्त में सीधी बुआई कैसे करें। लेह युक्त का मतलब होता है जमीन को या भूमि को एक प्रकार से कीचड़ टाइप में क्या बना लिया जाता है और जो पौधशाला में अपन पौध तैयार करते हैं या तो उस प्रकार से इसमें पौध ला के बुआई कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं अपन बीजों की डायरेक्ट छिटक कर बुआई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लेह रहित मृदाओं में सीधी बुआई। जिन मृदाओं में पानी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं होती है, जिन मृदाओं में पानी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं होती है उनको लेह युक्त नहीं बनाया जा सकता है, तो उसमें डायरेक्ट आप छिड़क कर बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में आप पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार से बुआई कर सकते हैं। रोपाई की जहाँ तक विधियों की बात करें, धान में ये विधि ज़्यादातर प्रचलित है। पहले अपन क्या करते हैं, पौधशाला में अलग अलग प्रकार से क्या कर लेते हैं, पौध तैयार कर लेते हैं। पौध तैयार के बाद में क्या करते हैं इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि आपने एक गीली क्यारी विधि है और दूसरी क्या है, सूखी क्यारी विधि है। तो पौध तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में धान में रोपाई की जाती है पौध तैयार करने के बाद में। तो वो किस प्रकार से, देखिए इसमें पहली विधि है गीली क्यारी विधि। आपको क्या करना है, खेत के अंदर इस प्रकार से छोटी छोटी क्यारियों में डिवाइडेड कर लेना है। इसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार रखते हैं लेकिन चौड़ाई 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं। क्यारियाँ बना लेती हैं। क्यारियाँ थोड़ी सी उठी हुई होनी चाहिए जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा में अवेलेबिलिटी हो या उपलब्धता हो उसी प्रकार से। और आप धान को अच्छी प्रकार से फैला के भूमि के ऊपर और इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद में इनको गीली क्यारी विधि में जब पौध तैयार हो जाती है, कितने दिन में, 20 से 30 दिन में इसकी क्या हो जाती है, पौध तैयार हो जाती है। और पौध तैयार होने के बाद में पौध को आप आसानी से उखाड़ कर और फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं सूखी क्यारी विधि। सूखी क्यारी विधि में अपन इस प्रकार से बेड बनाते हैं जैसे, और खेत को जैसे गीली क्यारी विधि में अपने अलग अलग छोटी छोटी क्यारियों में विभक्त किया था उसी प्रकार से अपन कर लेते हैं। जो नर्सरी वाला क्षेत्रफल होता है उनमें, जो नर्सरी वाला क्षेत्र है उसके अंदर ऐसे तैयार करते हैं अपन। और इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं ताकि ज़्यादा पानी इसके अंदर भरे नहीं। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो साइड वाले जो रो अपन छोड़ते हैं उसके अंदर निकल के आ जाता है। तो इसमें जब पौध तैयार हो जाती है दोस्तों अच्छी प्रकार से, तो अपने ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसमें, फील्ड में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेपोक विधि की। डेपोक विधि में इस प्रकार से पौध तैयार करते हैं दोस्तों। देखिए ये डेपोक विधि धान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ये विधि सबसे पहले तो कहाँ से आई थी, इसका जन्म कहाँ से होता, तो दोस्तों डेपोक विधि का जन्म मनीला से हुआ था, जहां पर इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस से ये विधि आई थी।
और ये ऐसी विधि है, इस विधि में बिना मिट्टी के ही क्या किया जाता है, पौधे तैयार किए जाते हैं दोस्तों। इस विधि की कुछ बेसिक बातें और बताऊंगा। इस विधि में 11 से 13 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। जो पौध होती है वो 11 से 13 दिन में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। जब इस विधि में सबसे पहले अपन बीजों की बुआई करते हैं तो लगभग 38 घंटे के आसपास में इसका क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है बीजों का। और इसके बाद हम बात करें कि ये विधि तैयार कैसे की जाती है। अपन फर्श पे सबसे पहले एक बोरी या टाट बिछाते हैं, या अपन ट्रे के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें लगा रखा है। और उसमें सूखी पत्तियां, कुछ कार्बनिक पदार्थ वगैरह अन्य नीचे की तरफ बिछा देते हैं। और धान को क्या, जो अपन बीज काम में ले रहे हैं उसको समान रूप से क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। अब कितना बीज फैलाएं ये भी ध्यान रखें। देखो, अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल आपका है दोस्तों, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल अगर आपका है तो आपको 20 से 30 या 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आपको नर्सरी तैयार करनी होगी। 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आपको नर्सरी तैयार करनी होगी। और आपको प्रति मीटर स्क्वायर इसके 2.5 से 3 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, प्रति हेक्टेयर, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से, प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको 2.5 से 3 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इस बीज को आप अच्छी तरीके से फैला दें। फैलाने के बाद में पानी का छिड़काव कर दें अच्छी प्रकार से। पानी का छिड़काव करके और उसको बोरी या टाट की सहायता से ढक देते हैं, इसमें नमी बनाए रखते हैं। आप देखोगे 11 से 13 दिन बाद में पौधे अंकुरित होकर अच्छे से तैयार हो जाएंगे फील्ड में लगाने लायक, और इसको छिड़क के अपन बुआई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप डेपोक विधि का प्रचलन काफ़ी हद तक चला आ रहा है, और ये ज़्यादातर अपने दक्षिणी भारत में प्रयोग की जाती है। इसमें बिना मिट्टी के ही पौधे तैयार किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सरी में पौधों का संरक्षण, कि पौधों को कैसे बचाया जा सकता है। तो खाद एवं उर्वरक, देखो सबसे पहले आप जब नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो उसमें आप जो भी कार्बनिक खादें हैं, कार्बनिक खाद मतलब FIM हो गया, या गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, ये अच्छी प्रकार से डाल दें। इसमें टाइम टू टाइम क्या सिंचाई की आवश्यकता, आपको पता है कि धान की जल मांग अधिक होती है, तो समय समय पे आप सिंचाई करते रहें। 1-2 दिन के अंतराल पे क्या करते रहें, आप टाइम पे पानी का हल्का छिड़काव करते रहें। साथ साथ में इंटर क्रॉपिंग की बात करें, जहाँ तक अंतरा कृषि की बात करें, तो धान के बीच में जैसे अलसी वगैरह आदि की बुआई अपन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीमारियों की। तो धान में ज़्यादातर कीट और बीमारियां बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपते हैं। तो जहां तक अगर बीमारियों की बात करें तो धान की सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है धान का खेरा। जो धान का खेरा होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो जब जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट नामक दवा का इसमें क्या करें, आप छिड़काव करें। इसके लक्षण ज़्यादातर कहाँ दिखाई देते हैं अपने को, नर्सरी के फील्ड में ही आपको दिखाई दे देंगे। किसके, धान के जो खेरा रोग होता है वो, ये इंपॉर्टेंट बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन भूरी पत्ती धब्बा रोग। ये भूरी पत्ती धब्बा रोग क्या है, ब्राउन लीव्स जो होता है ये हेलिमेंथियोस्पोरा ओराइजी कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेलिमेंथियोस्पोरा ओराइजी कवक के कारण होता है। और इसको 1943 में सबसे पहले देखा, जब बंगाल में क्या आया था, इसके कारण से अकाल आया था। क्या आया था, अकाल आया था, बंगाल फैमाना आया था 1943 में। सब कुछ धान का खेतों के खेत नष्ट हो गए थे भूरी पत्ती धब्बा रोग से। तो ये हेलिमेंथियोस्पोरा ओराइजी जो कवक होता है उसके माध्यम से होता है। और इसको 0.2% मैंगोजेब का छिड़काव करके उपचारित किया जा सकता है, इसका नियंत्रण किया जा सकता है। आगे बात करते हैं धान का ब्लास्ट या झुलसा रोग। इसे रोटेन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी धान की काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है दोस्तों। और इसमें जैसे पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक होता है जो हवा के द्वारा क्या करता है, फैलता है। और ये रोग ज़्यादातर आपको जब बाली अवस्था में धान आने लगता है तो उस टाइम में देखने को मिलेगा। इसके लिए रोगरोधी किस्में हैं, बादामी, तारा, सीला आदि किस्में इसके लिए क्या है, उपयुक्त हैं। ज़्यादातर जो रोग का प्रतिरोधी है, मतलब इसे रोग को आसानी से सहन करने में सक्षम है। और इसके लिए आप उपचारित करना चाहें तो 1 से 1.25 केजी मैंगोजेब 500 लीटर पानी में मिलाकर और कार्जेनिक का घोल बनाकर 15 दिन बाद में प्रयोग करते रहें। तो इस प्रकार से इस बीमारी का ब्लास्ट का उपचार कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों धान की अकोच बीमारी। ये H2S की टॉक्सिसिटी के कारण होता है।
H2S की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। ज़्यादा विषालुकता जब हो जाती है तो धान में अकोची नामक बीमारी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्राउनिंग या भूरापन। धान के अंदर क्या है, ब्राउननेस आ जाती है, भूरा डिजीज हो जाती है, जो Fe मतलब लोहा पोषक तत्व की क्या अधिकता से हो जाती है। इसको सफेद आंख के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। धान का शीत झुलसा, ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक जो होता है उसके द्वारा होता है। बेकन रोग होता है, ये फ्यूजिकोली कवक के कारण होता है। धान में जो रिकवलेशन डिजीज होती है सीरियल्स के अंदर, वो कॉपर पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। दोस्तों इतना आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि ये बीमारियां काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कृषक क्रियाएं। कृषक क्रियाएं देखो कौन कौन सी होती हैं। धान में मेन चीज़ है पैराबॉइलिंग। पैराबॉइलिंग क्या होती है, गर्म करके छिलका हटाना। मतलब जो धान होता है उसके ऊपर हस्क होता है जौ की तरह, जो जैसे जौ का छिलका होता है ना, उसी प्रकार से, तो उसको गर्म करके और आप हटा सकते हैं, और इसी क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, पैराबॉइलिंग। पडलिंग क्या होता है, अधिक नमी की अवस्था में होता है। पडलिंग मतलब एक धान में की जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। इसको पडलन नामक यंत्र के माध्यम से करते हैं। कौन सा यंत्र है, पडलर नामक यंत्र के माध्यम से करते हैं। जैसे आपका कोई ये फील्ड या खेत है, इस फील्ड के अंदर क्या करते हैं, पहले ही अपन पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद में अपन इसमें ट्रैक्टर से जुताई करते हैं पडलर नामक यंत्र की सहायता से। उससे पूरी मिट्टी क्या हो जाती है, लेह युक्त हो जाती है। पूरी मिट्टी का क्या हो जाता है, एक जीव हो जाता है दोस्तों। और इसके अंदर अपचयन क्षेत्र का निर्माण करते हैं अपन। देखो ऊपर तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन जोन होता है जहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, और कुछ नीचे गहराई पर अपन एक अपचयन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस अपचयन क्षेत्र के अंदर डीऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। और अपन एक नीचे वाली सतह पर जहाँ पर अपचयन क्षेत्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये अपचयन क्षेत्र का निर्माण इसलिए किया जाता है कि धान पोषक तत्व अपचयन क्षेत्र से क्या करता है, ग्रहण करता है। इससे क्या निक्षालन कम होता है और खरपतवारों का उपचार भी साथ साथ में हो जाता है, क्योंकि खरपतवारों के बीच नीचे वाले संस्तरों में चले जाते हैं। तो अपन पडलिंग की प्रोसेस इस प्रकार से अपनाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, अगर उपज की बात करें तो धान की कितनी उपज प्राप्त होती है। तो धान की दोस्तों सबसे पहले देखो उपज आपको बीज दर के अकॉर्डिंग बताऊं पहले, कि जो धान की बीज दर है वो आप कितनी काम में लें। देखो अगर आपको छिटकवा विधि से धान की बुआई करनी है, डायरेक्ट बुआई करनी है, तो आपको 80-100 kg बीज दर प्रति हेक्टर काम में लेनी है दोस्तों। अगर आपको डिबलिंग की सहायता से धान की बुआई करनी है या डिबलर नामक यंत्र से धान की बुआई करनी है, तो आपको 60 kg बीज दर काम में लेनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आप अगर संकर धान बो रहे हो तो संकर धान की आपको 15 kg बीज दर आपको क्या करनी है, काम में लेनी है प्रति हेक्टेयर। आप अगर डेपोक विधि के माध्यम से धान की बीज दर तय कर रहे हो तो प्रति मीटर स्क्वायर से 2.5 से 3 kg आप बीज की बुआई करें। 2.5 से 3 kg आप बीज की बुआई करें। और आपको अगर SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक के माध्यम से धान में अगर बीजोपचार या बीज दर तय करनी है तो आपको क्या करनी है, 6 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज दर काम में लें। ठीक है, इस प्रकार से तो इसकी बीज दर थी। साथ में बात करें उपज की, तो देखिए दोस्तों जो सामान्य किस्में हैं उनकी उपज अपने को 25 से 30 क्विंटल प्राप्त होती है, सामान्य की बात करें। और जो उन्नत किस्में हैं उनकी 35 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती हैं। और जो सिंचित काफ़ी संकर वैरायटियां वगैरह होती हैं इनकी 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को प्राप्त होती है सिंचित क्षेत्रों के अंदर। जहां तक भंडारण की बात करें अपन, तो धान के भंडारण के लिए 14% नमी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आपको पता है अनाजों को 12 से 14% नमी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जैसे धान पढ़ा वैसे 1 by 1 क्रॉप अपन आगे पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।